हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनके अंदर हम किसी फॉरेन जीन को डाल देते हैं। उस फॉरेन जीन की वजह से या उसके एक्सप्रेशन की वजह से उस एनिमल के अंदर या तो कुछ नए ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, या फिर कुछ एक अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये ग्लो इन द डार्क रैबिट है। ओके, तो हम जानेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैसे बनाया जाता है, किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ये 12th क्लास और नीट बायोलॉजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक नया फॉरेन जीन के थ्रू बनाया जाता है और उनके जीनोम को ऑल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ताकि वो फॉरेन डीएनए का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्रेस कर पाए। तो ये जो फॉरेन डीएनए होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजीन, और इसी वजह से नाम आया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनका नाम इस वजह से आया है बिकॉज यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए का जो जीन है, इस जीन को फॉरेन डीएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजीन, राइट। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो सबसे पहले जो बनाया था रुडोल्फ जेनिश ने 1974 में, और जो एनिमल था वो एक माउस था, छोटा सा माउस, राइट। इट वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल विच वॉज क्रिएटेड इन 1974। अब ट्रांसजेनिक रैट्स बने हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट्स आ गए, ट्रांसजेनिक पिग्स को डेवलप किया गया, शीप, काउस, फिश, बहुत सारे एनिमल्स को उसके बाद डेवलप किया गया। और अगर हम देखें आज भी, तभी भी 95% ऑफ जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो आज भी माइस हैं। इसका मतलब ये है कि माइस को सबसे ज़्यादा अलग अलग जीन्स डाल के ट्रांसजेनिक फॉर्म के अंदर डेवलप किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइस को ही क्यों चुना गया है, या 95% माइस क्यों हैं। इसका बहुत ही कुछ रीजंस हैं, हम डिस्कस करते हैं कि क्या वो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि माइस छोटे होते हैं, जो जो चूहे होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। इनको आराम से एक छोटे से केज के अंदर रखा जा सकता है, एनिमल हाउस में रखा जा सकता है। ये इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कॉस्ट नहीं लगती इनको डेवलप करने की या इनको पालने की, और ये बहुत थोड़े से स्पेस के अंदर ही अकोमोडेट हो जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा एनिमल हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा रूम, और रूम के अंदर भी एक छोटी सी स्पेस के अंदर हम माउस को या माइस को हम लोग केज के अंदर डाल के उनका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो हो गया ये। दूसरा क्या है कि माइस रिप्रोड्यूस क्विकली। इनका जो अगर हम जेस्टेशन पीरियड देखें वो अप्रॉक्सीमेटली 19 से 21 डेज़ का होता है। सो 19 टू 21 डेज़ के अंदर ये बच्चे दे देते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत क्विक होता है। उसके अलावा दे हैव लार्ज लिटर साइज। एक बार में ये लगभग ऑन एन एवरेज 5 से 7 पप्स को देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। ये 10 या 12 भी हो सकता है, या नंबर कम भी हो सकता है, ये 3-4 भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये 6-7 पप्स को एक बार की प्रेगनेंसी में देते हैं। सो दे हैव अ लार्ज लिटर साइज एंड देन दे मेच्योर विद इन वीक्स। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी कि कुछ ही हफ्तों में ये बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद हम इनकी कॉलोनी को एक्सपैंड कर सकते हैं और हम मल्टी जनरेशन स्टडीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब मल्टी जनरेशन का मतलब है कि पहले हम किसी ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाएं और फिर हम उसके पप्स को स्टडी करें, फिर उसके पप्स को स्टडी करें। इस तरीके से हम मल्टी जनरेशन स्टडीज़ कर सकते हैं, और ये सब हम क्विकली कर सकते हैं बिकॉज इसका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत छोटा है और इसका लिटर साइज जो है वो बहुत बड़ा है, राइट। देन mouse embryos and cells they can easily be genetically manipulated। अगर हम और भी ज़्यादा मैनिपुलेशन करना चाहते हैं इन सेल्स के अंदर, तो हम माउस के एम्ब्रियोज की और जो सेल्स हैं उनको बड़े आराम से हम लोग जेनेटिकली मैनिपुलेट कर लेते हैं बिकॉज माउस या माइस एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड मॉडल है।
राइट। ये एक बहुत टाइम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपको एज ए एनिमल मॉडल्स में और एक्सपेरिमेंट्स में। तो इसलिए इसकी जेनेटिक्स को, इसकी फिजियोलॉजी को और इसकी एनाटमी को बहुत अच्छे से समझा गया है। इसीलिए माइस का इस्तेमाल किया गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहले बनाने के लिए, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमने माइस को चुना एज ए एनिमल, ताकि हम उसका ट्रांसजेनिक फॉर्म डेवलप कर सकें, राइट। नाउ अब जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं इन एनिमल्स को बनाने के लिए। क्या हैं वो टेक्निक्स, आइए देखते हैं। पहली टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, देयर इज़ अ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। हमें जो जीन डालना होता है उस एनिमल के अंदर, उसको हम एक इंजेक्शन में डालते हैं। यहाँ देखिए एक आपको इंजेक्शन दिखाई देगा, ये इसकी नीडल है, यहाँ पर इसके अंदर डीएनए भरा हुआ है और हम उसको डायरेक्टली फर्टिलाइज्ड एग्स के न्यूक्लियस में डाल देते हैं। यहाँ ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, इसके अंदर निडल है और हम धीरे से इसको इंसर्ट करेंगे और इसका जो कंटेंट है जिसके अंदर ये फॉरेन डीएनए है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, राइट। ये टेक्निक मैंने 9th चैप्टर के वीडियो में भी आपको बहुत डिटेल में बताई है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर है। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ दूसरी चीज़ है या दूसरी टेक्निक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारी वो स्टेम सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें मिलती हैं, राइट। और इनके अंदर हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, यानी एम्ब्रियो की एक स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आप ये पिंक कलर की जो सेल्स देख रहे हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम लोग बाहर लेके जाते हैं, निकालते हैं लैब में, और इन सेल्स को हम लोग ट्रांसजीन, यानी वो जीन जो कि हमको डालना है, फॉरेन जीन है, उससे हम इसको ट्रांसफेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है कि जब हम इस ट्रांसजीन को किसी सेल के अंदर या फॉरेन जीन को हम किसी मैमेलियन सेल के अंदर डालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने ये ट्रांसजीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर डाल दी। अब यहाँ देखिए ये हमारी जो सेल्स आई, ये ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, यानी वो सेल्स हैं जिनके अंदर हमारा ये ट्रांसजीन जा चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सेल्स को दोबारा से एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर डाल देंगे, जो कि रेसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट होगी। और उस रेसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट को हम एक फॉस्टर मदर के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। और वो जो इम्प्लांट हम करेंगे उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमको ट्रांसजेनिक एनिमल मिल जाएगा। तो ये जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं एक ट्रांसजीन को डालने के लिए और एक ट्रांसजेनिक एनिमल को डेवलप करने के लिए। तीसरी टेक्निक है रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। आई थिंक ये टेक्निक हमने कई बार डिस्कस करी है। इसमें हम लोग वायरस लेते हैं और उस वायरस का यूज़ करते हैं उस फॉरेन जीन को होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये टेक्निक के थ्रू भी हम लोग ट्रांसजीन को डाल सकते हैं। और एक फोर्थ टेक्निक है, वो एक नई टेक्निक है, उसका नाम है क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग। इसके थ्रू हम लोग बहुत ही प्रिसाइज एडिटिंग कर सकते हैं टारगेट जीन की। इसका मतलब हमको किसी एनिमल के अंदर अगर कोई बहुत स्पेसिफिक जीन को टारगेट करना है तो वो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ये बेहद मॉडर्न, बहुत एडवांस टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को बना सकते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज ये आपके स्कोप के बाहर है, बट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हम किन टेक्निक्स के थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप्ड। हम क्यों बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को? हम रिसर्च करने के लिए बनाते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं जीन फंक्शन को, हम किसी पर्टिकुलर जीन को हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस जीन से ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे रेगुलेट होता है जीन, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की मैकेनिज्म क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको या तो जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे,
उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर जीन को हम नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट का मतलब होता है कि हम उस जीन को इनइफेक्टिव कर देंगे, उस जीन का फंक्शन ख़त्म कर देंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। देन दिस हेल्प्स, यानी जब हम इसको या तो जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम उसको नॉकआउट करते हैं, उसकी मदद से हम बहुत सारे मॉडल्स को बना सकते हैं जो कि हमें ह्यूमन डिजीज़ को रिसर्च करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम मॉडल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, राइट। नाउ टू स्टडी द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द ट्रांसजेनिक प्रोटीन इन द बॉडी, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, किसी पर्टिकुलर जीन के, फॉरेन जीन के प्रोटीन को किसी एनिमल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, तब भी हम उसका यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में। हम उस एनिमल के अंदर फॉरेन जीन डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशन से, उसका एक्सप्रेशन जब होता है तो उससे उस एनिमल पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि या फिर उस प्रोटीन का या पर्टिकुलर रोल क्या है, राइट। तो वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया रिसर्च की बात। तब कुछ हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक डिजीज़ होती है लंग की, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं या एयर सैक्स होते हैं, जिसमें अंदर हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है, और उस डिज़ीज़ के थ्रू हम रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुश्किल आती है, ब्रीदिंग हमारी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो वो जो डिज़ीज़ है वो इरिवर्सिबल होती है, और यूजुअली वो इरिटेंट्स जो होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, या फिर आपके पॉल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हो गए, या कुछ पार्टिकल्स हो गए जैसे एस्बेस्टॉस, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके के पार्टिकल्स हो गए, उन सब की वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो हम इस तरीके से ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक्स के अंदर। देन अदर प्रोटीन्स कुछ जो कि ट्रीटमेंट करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये एक डिज़ीज़ होती है। उसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस एक डिज़ीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और वो चोक कर देता है। वो ब्रीदिंग के साथ साथ वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी म्यूकस बनता है, और जो हमारे एंजाइम्स को ले जाने वाली डक्ट्स हैं वो उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक डेंजरस डिज़ीज़ है। तो इस तरीके के डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है। उन प्रोटीन्स को हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक्स में। उसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी को देखने के लिए, कि अगर हमने कोई वैक्सीन को डेवलप करा है, उसकी सेफ्टी को देखने के लिए हम लोग ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे ट्रांसजेनिक माइस को टेस्ट किया गया पोलियो वैक्सीन के लिए, क्योंकि पोलियो वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है, मतलब पोलियो तो डिज़ीज़ अब आजकल तो WHO ने बहुत सारे कंट्रीज़ में उसको मान लिया है कि ख़त्म हो चुकी है, और कुछ एक कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया, या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी पोलियो वायरस है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पूरी लाइफ चल नहीं पाते हैं। तो वो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए या और उसकी सेफ्टी को देखने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया है। अगर ये हो जाती हैं चीज़ें इस तरीके की, कि जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत सारे लार्ज एनिमल मॉडल्स को रिप्लेस कर देता है। जैसे आपने देखा कि माइस तो एक बहुत छोटा सा एनिमल होता है, और माइस के बहुत एडवांटेज भी हैं, क्योंकि उसका लिटर साइज़ बड़ा होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल शॉर्ट होती है, इस वजह से हम उसको जल्दी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम यूजुअली मंकीज़ का यूज़ करते हैं, बिकॉज मंकीज़ क्या है कि वो ह्यूमंस के बहुत करीबी हैं, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ह्यूमंस। तो इसकी वजह से हम लोगों को उनके अंदर जो
उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है या उनकी जो जेनेटिक्स है वो काफ़ी सिमिलर है ह्यूमन से। तो इसलिए हम मंकीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि मंकीज़ काफ़ी बड़े होते हैं, उनका एक तो वो मिलना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ये एंडेंजर्ड हो जाते हैं। स्पीशीज़ हैं कुछ जो बहुत अच्छी स्पीशीज़ हैं, वो एंडेंजर्ड हैं। दूसरा क्या है कि मंकीज़ की एक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है और मंकीज़ को जो कॉस्ट है उसको रेयर करने की और उसको मेंटेन करने की, उसके लिए जो एनिमल हाउसेस चाहिए वो बड़े चाहिए, उसके लिए जो आपको मैन पावर चाहिए वो भी बहुत एक्सपर्ट पावर चाहिए कि उसमें डॉक्टर्स या कुछ जो जो प्राइमेट्स को हैंडल कर पाएँ, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मंकीज़ है, अगर हम मंकीज़ को रिप्लेस कर दें इस तरीके के माइस से, ट्रांसजेनिक माइस से, तो उसके लिए उससे हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी, दूसरा क्या है कि हमारी जो स्टडीज़ हैं जो कि महीनों में होती हैं वो कुछ हफ्तों में होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे क्या है कि जो हमारे डेवलपमेंट की साइकिल है वैक्सीन की, वो शॉर्ट हो जाएगी और उस शॉर्ट साइकिल की वजह से हमारी जो मार्केट के अंदर वैक्सीन है वो जल्दी आ जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करते हैं। अगर आप देखें तो यूजुअली हम जब भी हम वैक्सीन सेफ्टी की बात करें या फिर मैं यहाँ पर केमिकल्स सेफ्टी टेस्टिंग की बात करता हूँ जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं, इसमें हम लोग एनिमल मॉडल्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस डिज़ीज़ के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो जो डिज़ीज़ है वो इन एनिमल्स में से जो भी अवेलेबल एनिमल्स होते हैं उसमें किस में सबसे ज़्यादा क्लोजली मिमिक करेगी, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होती है। हम उस पर्टिकुलर एनिमल को चूज़ करते हैं, फिर हम उसके अंदर वो डिज़ीज़ को डेवलप करते हैं। अगर वो वायरल डिज़ीज़ है तो हम उसके अंदर वायरस को डालते हैं, अगर उसके अंदर कोई और पैथोलॉजिकल चीज़ें हैं तो हम उसके अंदर वो फैक्टर्स डालते हैं जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाए। एक बार जब वो डिजीज्ड मॉडल बन जाता है फिर हम उसमें यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमारी जो ड्रग्स होती हैं या हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम लोग टेस्ट करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर हमारी ड्रग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, क्या वो सच में उसको ट्रीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। एक बार जब हम ये फाइनल कर लेते हैं या ये हम डिसीज़न ले लेते हैं हमारे डेटा के बेसिस पर कि ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है ये हमारी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तब हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में लेके जाते हैं और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ही हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं तब हम या तो हमें मॉडल चेंज करना पड़ता है या फिर हमको वो मॉलिक्यूल चेंज करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से हमको एक्सपेरिमेंट करना है हम ये चीज़ें करते हैं। तो ये एक तरीके की ये चेन है जहाँ पर हम एनिमल मॉडल्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको डेवलप करते हैं उस डिज़ीज़ के लिए, फिर हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं। प्री क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल स्टडीज़ से पहले, मतलब एनिमल्स के अंदर जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं और फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जो कि एक जो डॉक्टर्स की देखरेख में किए जाते हैं और जो एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है। और फिर हम जब वो ट्रायल्स को पूरा कर लेते हैं फिर हम उसका जो डेटा होता है उसको हम लोग जो भी हमारे कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी होती है वहाँ हम सबमिट करते हैं। जब वो हमको अप्रूवल देते हैं तो फार्मा कंपनीज उन दवाइयों को मार्केट में लेके जाती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है ड्रग डिस्कवरी का। एनीवेज, तो यहाँ पर आप देखें कि जो वैक्सीन सेफ्टी है और ये जो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, इन सब के लिए ये जो एनिमल मॉडल्स हैं, अगर हम छोटे एनिमल मॉडल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल्स का यूज़ करेंगे तब शायद हमारा ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड हमारा बहुत कम हो सकता है और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं ट्रायल्स में या ये प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम हो सकती हैं, राइट। तो ये इसलिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करते हैं। अब अगर हम केमिकल सेफ्टी की बात करें तो हम इसको टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए। फिर हमको जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसकी वजह से कम टाइम में वो रिज़ल्ट मिल जाता है और फिर हम लोग उसके बेसिस पर हम अपना आगे का स्टेप लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है केमिकल टेस्टिंग का या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का, ये सेम होता है जब हम किसी ड्रग को भी टेस्ट करते हैं या हम किसी नए ड्रग की टॉक्सिसिटी को भी टेस्ट करते हैं। तो या तो हम वैक्सीन को टेस्ट कर रहे हैं या फिर हम ड्रग या केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एग्जाम्पल्स लेंगे। ये रोजी है। रोजी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ
इट वॉज डेवलप्ड इन 1997। और रोजी द काउ, इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन प्रोटीन को प्रोड्यूस किया गया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 2.4 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम प्रोटीन था। तो ये प्रोटीन रिच मिल्क को बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया, और ये नाम था रोजी, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जो 1997 के अंदर बनाई गई थी। उसके अलावा एक गोट डेवलप की गई जिसका नाम था मीरा। और मीरा क्या करती है, वो ह्यूमन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करती है। तो मीरा गोट अगेन एक एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक एनिमल का। देन रुपी, ये रुपी एक पपी है और ये ग्लो इन द डार्क है, ये रात में ग्लो करता है। तो इसको डेवलप करा गया, इसके अंदर वो जीन्स डाले गए जिसकी वजह से ये रात में ग्लो करता है। तो इसका नाम था रुपी, रुपी द पपी। ऑलराइट। एंड देन ट्रांसजेनिक सैल्मन। तो ट्रांसजेनिक सैल्मन यूएस में डेवलप करी गई, जो फास्टर ग्रोथ के लिए डेवलप करी गई, ताकि जो नॉर्मल अगर हम सी में जाते हैं और वहाँ से सैल्मन कैच करते हैं, जो कि फ़िश होती है एंड एक डेलिकेसी है वो, तो उसका जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो बड़ी होने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। तो बड़ी बड़ी सैल्मन्स को लाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने ट्रांसजेनिक सैल्मन को डेवलप करा, जो कि कम टाइम में जल्दी ग्रो कर जाती है, और जिसकी वजह से उसका मीट मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और जो कुछ फेमस ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो क्या हैं। राइट। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।